न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ठेके में से चौधरी शुगर मिल में पैसे आना, अकाउंट में से 560 मिलियन जाते हैं चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में। अपने रिश्तेदार को बेनिफिट देने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रद्दोबदल भी किया जाता है। अपने उसके ओरिजिनल PC1 से हट के उसके अंदर डिज़ाइन, सीरियस डिज़ाइन चेंजेस किए जाते हैं जब आप वज़ीर-ए-आज़म थे इस मुल्क के। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबे से 560 मिलियन रुपए चौधरी शुगर मिल को आए। एयरपोर्ट का ठेका शरीफ खानदान के रिश्तेदार को दिया गया और रद्दोबदल किया गया। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं शरीफों ने चौधरी शुगर मिल को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। शेड्रॉन जर्सी नामी ऑफशोर कंपनी बनवाकर $15 मिलियन कर्ज लिया गया। कर्ज और मशीनरी दोनों पाकिस्तान नहीं आए। यहाँ से बताया गया कि जी पाकिस्तान एम्बेसी ने और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आपकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और यहाँ पे हमने कॉल्स भी कर रहे हैं एम्बेसी को। और हर सिटी वाले को लगभग कॉल की, बीजिंग से लेके शंघाई जो इनका कोई भी हमें जो है ना यहाँ पे रिप्लाई नहीं दे रहा। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान एम्बेसी की बनती थी कि हमारे लिए कोई प्लेन या कुछ भी इधर बंदोबस्त करें। बहुत जलील हो गए इधर चाइना में। इधर हम हरबिन से आए, तकरीबन 6000 का हम टिकट। चीन में फंसे पाकिस्तानियों की फ्लाइट्स कैंसिल, वतन वापसी के लिए हुकूमत से इकदाम करने की अपील। कहते हैं फ्लाइट्स एयरलाइंस वालों ने नहीं, पाकिस्तानी सिफारत खाने और सिविल एविएशन ने कैंसिल की। सिफारत खाने में कॉल्स करने पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। हुकाम स्क्रीनिंग करें और क्लियर होने पर हमें यहाँ से निकाला जाए, महसूर पाकिस्तानियों का अपील। उधर चीन में फंसे तलबा के अहले खाना का लाहौर में एहतजाज। चीन में फ्लाइट्स ताखीर से पाकिस्तानियों की मुश्किलात से आगाह हैं। सफारतखाने के साथ मिलकर इक़दाम कर रहे हैं। तलबा जल्द अज जल्द खुद को सफारतखाने में रजिस्टर कराएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की ब्रीफिंग। मजीद बोली कि चीन से किसी मुल्क ने बाकायदा तौर पर अपने लोग नहीं निकाले। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वायरस से निमटने के लिए चीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस पर एमरजेंसी कोर कमेटी का इजलास। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि तेजी से बदलती हुई सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। वायरस के बचाव के लिए इकदाम तेज कर दिए। आलमी इदारा सेहत ने 100 थर्मल स्कैनर्स फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। उधर लाहौर में मौजूद चीनी शहरियों की स्क्रीनिंग का अमल आज भी जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के फायरिंग से 2 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में सिपाही मोहम्मद शमीम और सिपाही असद खान शामिल हैं। 3 दिन में नई मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएं वरना फैसला कर देंगे। पंजाब हुकूमत की नवाज शरीफ को फाइनल वार्निंग। लिखा कि आप जो रिपोर्ट जमा करवाते उसमें प्लेटलेट्स का कोई जिक्र नहीं। मेडिकल बोर्ड भी नामुकम्मल करार दे चुका है। 3 खत लिखे जा चुके हैं मगर 1 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है, कोई जवाब नहीं मिला। हुकूमत के होते हुए मईशत ठीक हो सकती है, न रोजगार मिल सकता है। नए पाकिस्तान की बजाय पुराने पाकिस्तान को ही बहाल कर दें। सिराजुल हक की वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। कहते हैं कि 2 माह गुजर गए, एक सरकारी मुलाजिम को सूबाई और वफाकी हुकूमत ने सैंडविच बनाया हुआ है। तब्दीली का जनून कब्र में सुकून पर खत्म हो गया। अकरम खान दुरानी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 19 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को अकरम खान दुरानी के वारंट गिरफ्तारी का दोबारा जायजा लेने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बताएं जुर्म कहां हुआ जो आप अकरम खान दुरानी को गिरफ्तार करके बुनियादी हुकूक से महरूम करना चाहते हैं। चेयरमैन नैब शवाहिद का दोबारा जायजा लेकर वारंट गिरफ्तारी का फैसला करें। भेरा के करीब मोटरवे पर वैन में आग लग गई। 11 मुसाफिर झुलस कर जाँ बहक, 6 जख्मी। वैन इस्लामाबाद से लाहौर आ रही थी।
आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। DHQ अस्पताल में बंद यूनिट की अदम दस्तयाबी के बायस जख्मियों को लाहौर मुंतकिल करने का फैसला। एशियाई तरक्याती बैंक ने पंजाब हुकूमत को कर्ज देने की मंजूरी दे दी। $1.5 करोड़ कर्ज की रकम 7 शहरों पर खर्च की जाएगी। रावलपिंडी, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और सरगोदा शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना को रोकना नामुमकिन हो चुका है, जबकि बुलेटिन में आपको बताएंगे यूरोपियन पार्लियामेंट्स के बारे में कि जहां पर अरकान दुखी गाने गाते रहे। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से आगे बढ़ेंगे। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट में करप्शन, शहजाद अकबर के शरीफ फैमिली के खिलाफ अहम इंकशाफात। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मंसूबे से 560 मिलियन रुपए चौधरी शुगर मिल को आए। एयरपोर्ट का ठेका शरीफ खानदान के रिश्तेदार को दिया गया था। शरीफों ने चौधरी शुगर मिल को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। शेड्रॉन जर्सी नामी ऑफशोर कंपनी बनवाकर $15 मिलियन कर्ज लिया गया। कर्ज और मशीनरी दोनों पाकिस्तान नहीं आए। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट में करप्शन, शहजाद अकबर के शरीफ फैमिली के खिलाफ अहम इंकशाफात क्या थे, आइए देखते हैं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ठेके में से चौधरी शुगर मिल में पैसे आना। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो मेजर ठेका है वो एक कंपनी टेक्निकल एसोसिएट के नाम होता है। टेक्निकल एसोसिएट के अकाउंट में से 560 मिलियन जाते हैं चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में। टेक्निकल एसोसिएट वाले मेरा ख्याल आप लोग वाज़ेह जानते होंगे, उनकी रिश्तेदारी भी है नवाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज से। तो उस कंपनी के जो रिश्तेदार आपके हैं वो आपकी कंपनी के अंदर, आपकी चौधरी शुगर मिल के अंदर $560 मिलियन डालते हैं। तो ये जो $560 मिलियन डाले जाते हैं ये किकबैक और कमीशन के हैं। मावन खुसूसी शहजाद अकबर के इंकशाफात आपने सुने। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा कि ये प्रोसीजर क्या अपनाया गया शरीफ फैमिली की जानिब से? न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हवाले से कर्ज क्या लिया गया, किस तरीके से लिया गया, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म की मामले खसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक नया एक मुश्किल पैदा कर दी शरीफ खानदान के लिए, जहाँ पे उन्होंने कुछ मजीद इंकशाफात किए हैं चौधरी शुगर मिल्स के स्कैंडल के हवाले से, जिसकी तहकीकात नैब लाहौर की जानिब से की जा रही हैं। इससे पहले भी बैरिस्टर शहजाद अकबर बहुत से हकाइक मंजर आम पर लेके आए चौधरी शुगर मिल से मुतल्लिक, और उनका ये क्लेम रहा है कि इस केस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई और शरीफ खानदान के बहुत से लोग इसके अंदर बराह रास्त मुलविस हैं, उनका ये दावा है। और इसी हवाले से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी आज दोबारा याद दहानी करवाई कि उन्होंने जो दावा किया था कि वो उन्हें लंदन की अदालत में केस दायर करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो आज उन्होंने नया इंकशाफ किया है कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से 560 मिलियन रुपए की रकम किकबैक की तौर के ऊपर ये चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट में 2017 में मुंतकिल हुई। ये उनका ये एक इल्जाम है जो कि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ तफसीलात मीडिया के साथ शेयर की हैं। उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर एक ठेका टेक्निकल एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड भी के पास था, जो कि न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट तमीर करने वाली 3 कंपनियों में से एक अहम कंपनी थी। इस कंपनी ने नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज शरीफ साहबा के समधी के साहबजादे के जो एक कंपनी थी, उनकी जो तहकीकात हुई सारे मामले के अंदर, तो पता चला कि इसके अंदर 45% जो चौधरी शुगर मिल्स के अंदर मलकियत नैब ने साबित की कि वो मरियम नवाज साहिबा की है, और उनके चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट में इस कंपनी जो कि टेक्निकल एसोसिएट जिसका नाम है, पहली मरतबा मई 2017 में 310 मिलियन रुपए यानी कि 31 करोड़ रुपए की रकम टेक्निकल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्तलिफ अकाउंट्स में घुमाकर ये चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट में मुंतकिल की। इसी तरह दिसंबर 2017 में 250 मिलियन रुपए की रकम भी ये चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में मुंतकिल की गई। और इस हवाले से ये इंकशाफ सामने आया कि जो पहले भी शहजाद अकबर साहब ने बात मंजर आम पर लाए थे कि इससे पहले जून 2015 में 50 मिलियन रुपए यानी कि 5 करोड़ रुपए की रकम उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए हवाबाजी शुजात अजीम के अकाउंट में भी मुंतकिल किए गए थे। तो बेसिकली उन्होंने एक पूरा नेक्सस आज एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है
کہ چودھری شوگر مل جس کی مشینری جب منگوائی گئی، جب اس کی تعمیر کا کام جاری تھا، اس وقت بھی ایک آف شور کمپنی کا بھی استعمال کیا گیا اس منصوبے میں۔ وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، اور اس کے نواز شریف صاحب پہلے بینیفیشری تھے، پھر انہوں نے یہ مریم نواز اس کی بینیفیشری بنی، اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کیس کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کک بیک کی رقم بھی چودھری شوگر مل کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نیب لاہور جس کی تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، شہزاد اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں مریم نواز صاحبہ سے اس وقت تحقیقات نہیں ہو پا رہی، لیکن اب یہ نیب کی جوریڈکشن ہے، نیب کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان عائد ہوگا کہ وہ جس معاملے کے اندر جو شہزاد اکبر نیب کے اوپر ہے کہ نیب اس کی تحقیقات کس طریقے سے کرتا ہے۔ سہیل اقبال بھٹی ساتھ ہی رہے گا، ہمیں یہاں پہ جوائن کیا سابق نیب پروسیکیوٹر اور ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب نے۔ راجہ عامر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ راجہ صاحب، جیسا کہ آج معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب نے ایک نیکسس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو منصوبہ تھا، وہ منصوبے کی کک بیکس کی جو رقم تھی وہ چودھری شوگر مل کے اکاؤنٹ میں آئی، تو اس حوالے سے نیب کی جو اب تک کی تحقیقات ہے یا جو ماضی میں تحقیقات چودھری شوگر مل کے حوالے سے ہوتی رہی، اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس پر سزا کیا ہوگی، ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا ایک واضح اور کلیئر کٹ ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے کہ جناب یہ پیسے ہیں ایئرپورٹ کا ٹھیکہ پہلے ہی آلریڈی جو تھا اسلام آباد ایئرپورٹ کا، اس میں ایسکلیشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی، اتنا بڑھ گیا تھا وہ، اور وہ دیا بھی ان کے اپنے کچھ قریبی عزیزوں میں بھی تھا۔ تو ایسی صورتحال میں اب نیب کو جو کام کرنا ہے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب تو کچھ اور نہیں کر سکتے، وہ صرف فیکٹس بتا سکتے ہیں یا پریشر کر سکتے ہیں، لیکن نیب ایسے کیسز میں سب سے پہلے اریسٹ کرتا ہے۔ اب وہ جو اریسٹ کرتا رہا ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم تھا، لیکن یہاں پہ وہ ان سے پوچھے کہ بتائیے یہ کس کنسیڈریشن کے تحت آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی ہیوی ٹرانزیکشن لینڈ کر رہی ہیں، اور یہ جون سا ہے کیک بیکس کی اگر وہ بات کرتے ہیں تو منی لانڈرنگ، کیک بیکس، اب وہ دھیلے کی کرپشن والی بات، یا ایک چیز بات یہ ہے کہ اب نیب نے آیا احتساب کے عمل کو آگے لے کے چلنا ہے، یا نیب نے یہ کرنا ہے کہ کچھ عرصہ اس کو دبانا ہے، 7-8 مہینے گزر جانے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایویڈنس پھر ایک کمزور شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو اب حکومت کا فرض ہے کہ نیب کے ساتھ ساتھ اگر شہزاد اکبر صاحب اس وقت ایف آئی اے کے بھی انچارج ہیں، تو ایف آئی اے بھی اگر اس کیس میں دیکھتا ہے کہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ وغیرہ اسے نظر آتی ہے تو انہیں ٹیکل کرنا چاہیے۔ ایک طرف آپ ان کو دکھاتے ہیں کہ جناب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، پروڈکشن وارنٹس ڈیلی ایشوز ہوتے ہیں، اور دوسری طرف عوام اب یہ نہیں سننا چاہتی کہ جناب یہ وہ ایویڈنس ہے کہ یہ وہ ٹیٹیاں ہیں، یہ وہ اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں۔ عوام چاہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جناب اس میں سزا ہو گئی، اس میں اتنا پیسہ واپس آ گیا۔ اگر تو راجہ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ نیب کی تحقیقات پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ اتنے عرصے سے چودھری شوگر مل کی تحقیقات نیب کر رہا ہے، تو نیب کو معلوم کیوں نہ پڑا؟ کیونکہ اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی حاصل کر رکھی تھیں، تو اتنی بڑی رقم کی ٹرانزیکشن ہونا، نیب نے اس پر سوال کیوں نہیں اٹھائے؟ دیکھیے، بالکل آپ کا صحیح ہے، درست کہنا ہے کہ نیب کے اوپر ایک بہت سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ آیا نیب جو ہے وہ اس وقت احتساب کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، یا نیب یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کو انویسٹیگیشن انکوائریز میں ڈال کے اس کے بعد کلین چٹ مل جاتی ہے عدالتوں میں جا کے، جب عدالتیں آج سے 3-4 روز پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جو نئے ہیں جسٹس گلزار، انہوں نے اسی لیے نیب کے بارے میں اتنی سخت آبزرویشن دی تھی، اور یہ وہی نیب ہے جس کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی تھی کہ جی نیب بڑا عمدہ کام کر رہی ہے، اور ہماری ملک کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ یہ ایک اتصالی ادارہ بن گیا ہے اور یہ اس قسم کی جو ہے کارروائیاں ہیں۔ تو اب یہ موجودہ حکومت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بھلے سے ادھر پریشر بھی کریں، اور کیوں نہیں میٹنگ کرتے چیئرمین نیب سے کہ جناب بتائیے یہ کیا اس میں ریزلٹ آ رہے ہیں، یہ کیا آپ کو اتنے بڑے بڑے کیس ہیں، کیونکہ اصل اس میں جو نقصان ہوگا وہ حکومت وقت کو یہ ہوگا کہ وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ دیتے تھے، اور اکاؤنٹیبلٹی اگر نیب نے واقعی ایک مذاق بنا دیا ہے، تو پھر عوام جو ان کی ہے وہ کسی دوسرے شخص کو اگر کل کو نیب پکڑے گی تو پھر وہ جو ایک پاکستان نہیں، پھر واقعی 2 پاکستان ہوں گے۔ تو یہ بہت ہماری قومی
ایک ایشو بنتا جا رہا ہے کرپشن، اور اس کو ایز اے قومی ایشو اب ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حکومت اور نیب کو سوچنا چاہیے کہ اگر احتساب کے عمل کو مضبوط بنانا ہے، اسے تیز تر کرنا ہے، تو تحقیقات بھی جامع ہونی چاہیے۔ اس تحقیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائل بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب، سابق نیب پروسیکیوٹر اور ماہر قانون، 92 نیوز کا اپنا وقت دے رہے تھے، اور سہیل اقبال بھٹی آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ چین نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر پاکستانیوں کو تمام ممکنہ سہولیات فراہمی کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں، ٹیکنیکل کمیٹی قائم کر دی اور NIH میں ایمرجنسی سیل بھی بنا دیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کرونا وائرس اہم نقطہ رہا۔ بتایا کہ حکومت پاکستان حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور چینی حکام سمیت پاکستانیوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ تسلیم کیا کہ چین میں پاکستانیوں کو خوراک سمیت دیگر مسائل درپیش ہیں۔ اطلاعات ہمیں مل چکی ہیں کہ فلائٹ جو ہے ڈیلے ہو گئی ہے، اس لیے کچھ پاکستانی نیشنلز ایئرپورٹ پہ ہیں۔ ہم نے چائنیز اتھارٹیز سے رابطہ کیا ہے اور ان کی اکاموڈیشن اور ان کی ویلفیئر کے لیے نقطہ اٹھایا ہے اور درخواست کی ہے کہ ان کا خیال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ چینی حکام نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے بروقت اقدامات کیے ہیں، چینی بھائیوں کی ہر طرح کی مدد کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ حکومت پاکستان مستقل طور پہ اور متحرک طور پہ اس ایوالونگ سچویشن کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز ایک ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبر ہیں اور اس کے اوپر جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور جو سفارشات ہیں فار دا بیسٹ پاسبل سولوشن فار دا سیفٹی اینڈ ویلفیئر آف آور پیپل ول بی ٹیکن۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کو آج 189 دن ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر احتجاج سے متعلق سوال پر عائشہ فاروقی نے کہا کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر احتجاج کا نوٹس لیا ہے، لیکن پاکستانی سفارت خانہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ برطانیہ 31 جنوری کو یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا۔ یورپین پارلیمنٹ نے بریگزٹ ڈیل کی توثیق کر دی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ نے دکھی گانا گا کر برطانیہ کو الوداع کیا۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی، برطانوی دارالعوام اور دارالعمرہ کے بعد یورپی پارلیمنٹ نے بھی بڑا فیصلہ دے دیا۔ بیلجیم کے شہر برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں بریگزٹ ڈیل کی حمایت میں 621 جبکہ مخالفت میں 49 ووٹ ڈالے گئے۔ اجلاس کے دوران جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ ارکان نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر دکھی گانا گا کر برطانیہ کو یورپی یونین سے الوداع کیا۔ یورپی پارلیمنٹ کے صدر ڈیوڈ ساسولی نے برطانوی اراکین اور عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ یورپی یونین کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ یورپ کا حصہ رہیں گے۔ Poi magari la storia si assegnerà il compito anche di procedere in senso inverso, chissà, non lo sappiamo. And history might one day give others the task of turning back and reverting back. Who knows? Nobody knows. Non siamo in grado di prevedere il futuro. We cannot predict the future. Ma al futuro vogliamo arrivarci con amicizia. History and how it's gone so far, but maybe the full story has not yet been told. Thank Grazie. یورپین کمیشن کی صدر ارسولا وون کا کہنا تھا کہ بریگزٹ معاہدے کی توثیق برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان نئے تعلقات کی طرف پہلا قدم ہے۔ We want to forge a close partnership. But we also know that we have to sort out how to deal with the United Kingdom as a third country. When it comes to trade, we are considering a free trade agreement with 0 tariffs and 0 quotas. This would be unique. No other free trade agreement offers such an access to our single market. برطانیہ 31 جنوری کو مقامی وقت کے مطابق رات 11 بجے باضابطہ طور پر یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا۔ بریگزٹ پر حتمی فیصلہ ہو گیا۔ کل برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا۔
यूरोपीय ममालिक के शहरियों ने बरतानवी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन्हें अलविदाइया पैगाम देना शुरू कर दिए। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। Arrivederci. Arrivederci, goodbye. Ciao, arrivederci. Magnitude. Bye bye, my love. Viert euch, Engländer. Kommt zu uns wieder trotzdem im Urlaub und so weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Bye bye, UK. Bye bye, UK. Goodbye, UK. Au revoir. See you, bye bye. See you in England. Au revoir. Goedendag. Καλό Brexit, παιδιά. Addio. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Adiós, adiós chicos. ¿Qué le vamos a hacer? En otra ocasión. Hasta luego, Reino Unido. Nada, volver, yo qué sé. No somos tan distintos, no sé. Do zobaczenia, Wielka Brytania. Do zobaczenia, Wielka Brytanio. Trzymajcie się, obywatele Wielkiej Brytanii. Do zobaczenia, do widzenia, a nie żegnajcie. Never give up. Coś mamy powiedzieć, żegnaj Wielka Brytanio, no ale może się jeszcze spotkamy. Witaj Szkocjo. ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में हुनरमंद अफराद की कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने रिसर्चर्स के लिए वीज़ा पैकेज का ऐलान कर दिया। नई स्कीम के तहत साइंसदानों और मुहक्किकीन को बरतानिया में फास्ट ट्रैक पर दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत ने यूरोप से रास्ते जुदा करने के बाद फास्ट ट्रैक वीज़ा स्कीम से दुनिया के आला दर्जे के साइंसदानों और रिसर्चर्स को बरतानिया बुलाने के लिए टायर 1 वीज़े की तफसीलात जारी कर दी और जिस पर 20 फरवरी से अमल दरामद भी शुरू कर दिया जाएगा। बरतानिया की इकोनॉमिक और रिसर्च काउंसिल ने होम ऑफिस के साथ मिलकर इस स्कीम का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने गुज़श्ता मौसम गर्मा के दौरान ये वादा किया था कि साइंस, रिसर्च और तख्लीक को हुकूमत के एजेंडे में सरफहरिस्त रखा जाएगा। इस ग्लोबल टैलेंट स्कीम के तहत बरतानिया आने वाले लोगों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हुकूमत की इंडिपेंडेंट माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने तजावीज़ पेश की हैं कि हुनरमंद अफराद की कम अज़ कम तनख्वाह 30,000 पाउंड से कम करके 25,000 पाउंड कर दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इससे फ़ायदा उठा सकें। होम ऑफिस ज़राए के मुताबिक नए इमिग्रेशन रूल्स का इतलाक 20 फरवरी से होगा और इसके तहत वीज़े के इजरा का अमल 30 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा से रिसर्चर्स के लिए बरतानिया में क़याम और मुलाजमत की नई राहें खुलेंगी। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, यूके। ब्रेक्जिट एक रोज की दूरी पर रह गया। तारकीन वतन के लिए हुकूमत ने इमिग्रेशन पॉलिसी में नरमी का ऐलान कर दिया। कल यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद बरतानिया में क्या होने जा रहा है, इस पर ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान ने माहिर कानून बैरिस्टर रियाज गुल से बातचीत की है। आइए देखते हैं। जो 5-6 साल से एक बड़ी बिग फाइट चल रही थी, कम से कम उसका एक ये कि अंजाम आ रहा है कि 31 को एक डिसीजन होने जा रहा है कि साइन हो गया एग्रीमेंट जिसके ब्रेक्जिट बोलते हैं ब्रेक्जिट। अब जो ब्रेक्जिट हो रहा है इस पे असर क्या हो रहा है? सबसे बड़ा जो सवाल हो रहा है लोगों के बारे में वो ये है कि जब ब्रेक्जिट होगा तो उसके बाद जो इमिग्रेशन इफेक्ट होगा उसका कंसर्न्स क्या आ रहा है। अब दो लोग इफेक्ट होंगे, एक वो लोग जो यूरोपियन हैं यूके में रह रहे हैं और या ब्रिटिश नेशनल हैं वो यूरोप में रह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 31 जो जनवरी आ रही है ये साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट है, ये एक ब्रेक्जिट होगा, साइनिंग हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक प्रोविजन टाइम होगा कि उसके दौरान आपने बाकी के तमाम मराहल को तय करना है। ब्रेक्जिट हो गया, अब लोगों के लाइफ पे इफेक्ट क्या होगा? इमिग्रेशन के हवाले से मुझे ये बताएं कि जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और जो उसके बाद आएंगे, जो 31 के बाद आएंगे, वो उनको कैसे इफेक्ट होगा? पहली बात तो ये है कि मेरी तमाम लोगों से हमेशा बड़ी ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि सबसे पहले जो लोग यहाँ पे यूके में हैं, यूरोपियन नेशनल यहाँ पे रह रहे हैं, उनको बाय प्री सेटलमेंट उनको इमीडिएटली एक्शन लेते हुए अपने आप को उस दायरा कार में लेके आना चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना बने। अब सेकंड पार्ट आता है कि जो 31 जनवरी के बाद यहाँ पे यूरोपियन आएंगे क्या उनके पास राइट्स क्या होंगे। ऑफ कोर्स उनको एक टाइम दिया जा रहा है 31 दिसंबर 2020 तक का कि उसके दौरान अपने आप को रजिस्टर करवाएं और यहाँ पे सेटल करें। 11 महीने उनके पास मजीद है, एक प्रोविजन टाइम होगा, इट्स कॉल्ड प्रोविजन टाइम। ये एमनेस्टी का पहले 2004 में आई, फिर 2007 में लेगसी आ गई, फिर उसके बाद 12 में एक नई इम्प्लीमेंटेशन आई। ये कोई आपको न्यूज़ में नहीं आता, आपको अखबार में नहीं आता, आपका लॉ नहीं बनता, लेकिन क्या होता है कि होम ऑफिस इट सेल्फ कंसिडर करना शुरू कर देता है कि जो नॉर्मल केस होते हैं उनको काफ़ी पॉजिटिवली उसका एक्शन शुरू कर देता है। जितने प्रोफेशनल्स हैं, अगर अपने पेरेंट्स को यहाँ बनाना चाहते हैं, दे शुड राइट टू बी इन द कॉल द पेरेंट्स। और साथ ही साथ जैसे डिपेंडेंट की जो कैटेगरी है उस पर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होने जा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हाउस
हाउस ऑफ कॉमन में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और भारतीय मुजालिम के हवाले से सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें अरकान पार्लियामेंट और इंसानी हकूक पर काम करने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों और मजलूम कश्मीरी बाशिंदों पर ढाए जाने वाले मजालिम के हवाले से सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार में हाउस ऑफ लॉर्ड से लॉर्ड कुर्बान, चेयरमैन लिज ट्विस्ट, MP ड्यू एंडरसन, MP विक्टोरिया शोफिल्ड समेत दीगर अफराद शरीक हुए, जबकि कुमार सरकार, हबीब जान, अनीस नासिर और मुश्ताक अहमद लाशारी ने शुरका को तफसीलात से आगाह किया। मुकर्रिरीन ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज और हुकूमत ने कश्मीरियों को महकूम बना रखा है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के मसाइब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लॉर्ड कुर्बान, डेविड एंडरसन और विक्टोरिया शोफिल्ड ने अपने तजर्बात और एदाद शुमार के मुताबिक बताया कि तारीख का सबसे बड़ा जुल्म और सितम मकबूजा वादी में जारी है। हाजरीन ने इस बात का अदा किया कि अरबाब इख्तियार पर दबाव बढ़ाना बेहद जरूरी है ताकि बरतानवी हुकूमत सरकारी सतह पर जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डाल सके। Of exactly what's going on in India and in Kashmir, and that we can raise awareness so people can hear what's being said here, because it's quite frightening. If this was happening in other parts of the world, our government would be going mad about it. But it's like a hugely big kept secret, and it shouldn't be, because what's going on is an atrocity, and it should not be happening, particularly with the government. सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि वहाँ 30 साल से फौज को लाइसेंस टू किल दिया गया है अंडर द आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके तहत फौज जो चाहे करे उसके कानून में कहीं जगह भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वहाँ जितनी भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ फौज कर रही है, आज तक एक भी फौजी को वहाँ किसी इंसाफ के कटोरे में यहाँ खड़ा नहीं किया जा सका। हम MPs को लिखेंगे, हम लॉर्ड्स को लिखेंगे, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को पुश करेंगे कि वो इसके ऊपर कोई एक्शन ले। यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबर है ब्रिटेन, ये जाके यूनाइटेड नेशन में रेज करे। ये बहुत मुश्किल इशू है, चूँकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इकनॉमिक इंटरेस्ट है दुनिया के, लेकिन अगर बरतानिया अपने लोगों को स्कॉटलैंड में और यूरोप में पिछले 5 साल में 2 रेफरेंडम दे सकता है, तो क्या हम इंडिया को फोर्स नहीं कर सकते कि वो कश्मीरियों को 72 साल में एक दफ़ा तो अलाउ कर दे। शुरका ने मजीद कहा कि बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल मेंबर होने की हैसियत से ऐसा कर सकता है और अक़वाम मुत्तहिदा को बावर करवा सकता है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। लीड्स टैक्सी ड्राइवरों का मसला इल्तवा का शिकार हो गया। लाइसेंसिंग कमेटी और ट्रेड यूनियन के दरमियान 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। टैक्सी ड्राइवर्स ने 6 पॉइंट्स के फैसले पर नजरसानी न होने की सूरत में हड़ताल की धमकी दे दी। आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट देखिए। लीड सिटी काउंसिल लाइसेंसिंग कमेटी ने ट्रेड यूनियन और काउंसिल अफसरान और टैक्सी ड्राइवरों के दरमियान सिविक हॉल में पब्लिक मीटिंग का इनेकाद किया। 3 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली मीटिंग में लाइसेंसिंग कमेटी ने काउंसिल अफसरान से 6 पॉइंट लागू करने की तफसीलात तलब की। अहम इजलास में एशियन निर्यात काउंसिल्स की अक्सरियत भी मौजूद थी। इजलास के इख्तिताम पर लाइसेंसिंग कमेटी ने फैसले का इख्तियार मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी और वर्किंग ग्रुप को दे दिया, जिस पर ट्रेड यूनियन और टैक्सी ड्राइवरों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि लीड सिटी काउंसिल को टैक्सी ड्राइवरों पर इम्तियाजी सलूक की इजाजत नहीं दे सकते। We need your support and we need you to come out instead of sitting on the ranks for one day. We've met today with the council. We've put forward our concerns with regards to the new policy they're looking to propose to bring in on Friday. We disagree with the policy. We disagree with everything in the policy. Today's meeting was about the 6-point regulations which the council implemented on our fellow colleagues, brothers who are in the private and the Hackney Carriage. Today's event has been crucial, deadly. They haven't given us a decision to the point that we as an organisation will be doing some heavy strikes probably over the weekend in the next couple of days. यही हमारे पास ऑप्शन है। अगर ये भी ना काम करे तो सबसे आखिरी है लीगल चैलेंज, और वो भी उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। हम एक ही पैनल के ऊपर है, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट मीटिंग का हम अपने मेंबर्स को बुलाएंगे नेक्स्ट मीटिंग के लिए, और उनसे फिर वोटिंग करेंगे कि आइदर दे आर गोइंग फॉर प्रोटेस्ट और या क्या करने जा रहे हैं। पब्लिक मीटिंग में टैक्सी ड्राइवर्स की अक्सरियत ने शिरकत की। फैसले के फौरी बाद लीड सिविक हॉल के बाहर ट्रेड यूनियन के नुमाइंदगान ने टैक्सी ड्राइवरों से खिताब करते हुए कहा कि लीड सिटी काउंसिल को फैसले बारे जुमे तक टाइम देते हैं। अगर उन्होंने 6 पॉइंट के फैसले पर नजरसानी या मुअत्तल ना किया तो बड़ी एहतजाजी कॉल देंगे और ड्राइवरों के माशी कत्ल के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे। 3 घंटे जारी रहने वाली मीटिंग किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। ड्राइवर इस पर सरापा एहतजाज है। तमाम बड़ी यूनियन आइंदा 24 घंटों में अहम फैसला करेंगी कि आइंदा का क्या लायामल इख्तियार किया जाए। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। साउथ लंदन के इलाके स्ट्रेथम में हसन इस्लामिक सेंटर के ज़ेर एहतमाम रूह परवर महफिल नात का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए मारूफ नात ख्वां अली
علی برادران نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ پیش کر کے شرکا پر وجد طاری کر دیا۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ساؤتھ لندن کے علاقے حسن اسلامک سینٹر اسٹریتھم کے زیر اہتمام روح پرور محفل نعت کا اہتمام کیا گیا۔ محفل نعت میں نعت خواں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کر کے شرکا کے جذبہ ایمانی کو جلا بخشی۔ پاکستان سے آئے معروف نعت خواں علی برادران، سلیم صدیقی اور دیگر نے ہدیہ عقیدت پیش کیا تو محفل میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی گئیں۔ محفل کے روح رواں علی نوید قریشی، آفتاب قریشی اور طارق شفیع نے کہا، دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا ہمیں بتایا ہے، رب کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی محافل سے ان ممالک میں اس کے ساتھ ہماری جو دین سے وابستگی ہے وہ قائم دائم رہتی ہے۔ مجھے بھی یہاں شرکت کر کر روحانی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ برطانیہ میں جتنے نوجوان نسل ہے ان کو ہم اپنی طرف سے یہی میسیج دیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور کے ذکر کی محفلوں میں آیا کریں، اور ان کے پیرنٹس سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کو لازمی ایسی ذکر کی پاک محفلوں میں لایا کریں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے ساتھ جتنی بھی ینگ جنریشن ہے ان کو بھی ہم موٹیویٹ کریں اور یہاں پر محفلوں میں ان کو لائیں۔ ہمیں ایسی محافل میں نہ صرف بھرپور شرکت کرنی چاہیے بلکہ چھوٹی چھوٹی گھر میں بھی ان ایسی محفلوں کا انعقاد کرنا چاہیے۔ بچوں کو اور ینگسٹرز کو یہاں پہ اکٹھا کریں، بلائیں اور انہیں بھی اس طرف آمادہ کریں۔ Every month to learn about the Quran and give the love to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I require that there should be not lessons for kids. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اقدس میں درود و سلام پیش کیا گیا اور پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے ساتھ ساتھ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ پاکستانی نیاد امریکی ناصر سلیم ڈپٹی پولیس چیف نیو یارک بن گئے ہیں۔ آگزیلری پولیس آفس میں کمانڈنگ آفیسر نے ان سے حلف لیا اور بیج لگایا۔ اس موقع پر پاکستانی مسلم کمیونٹی کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ مزید تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ آگزیلری میں ناصر سلیم ڈپٹی چیف کے عہدے پر ترقی پانے والے پہلے پاکستانی و مسلم امریکن ڈپٹی چیف بن گئے۔ انہیں انسپکٹر کے عہدے سے ڈپٹی چیف کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں والنٹیئر خدمات انجام دینے والے آگزیلری پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے برسہ برس سے وابستہ اور طویل خدمات انجام دینے والے ناصر سلیم کی تقریب حلف برداری آگزیلری پولیس کے ہیڈ آفس میں منعقد ہوئی، جہاں ان کی کمانڈنگ آفیسر ڈپٹی انسپکٹر ریا نے ڈپٹی چیف ناصر سلیم سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ I do hereby pledge and declare that I will support the Constitution of the United States that I will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of New York, and the Constitution of the State of New York, and that I will faithfully discharge the duties of an auxiliary deputy chief, and I will faithfully discharge the duties of an auxiliary deputy chief. Yes, according to the best of my ability. According to the best of my ability. So help me God. So help me God. اس موقع پر موجود نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں پاکستانی پولیس آفیسرز کیپٹن عدیل رانا اور لیفٹیننٹ زیغم عباس کو ڈپٹی چیف کے بیج لگائے۔ تقریب میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی مقامی شخصیات اور ارکان کے ساتھ ساتھ ناصر سلیم کے آگزیلری پولیس مین ساتھیوں نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے ناصر سلیم کو ان کی کامیابی اور ترقی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پوری کمیونٹی کا نام روشن کیا ہے اور کمیونٹی کو ان پر فخر ہے۔ ڈپٹی چیف ناصر سلیم جب تقریب سے خطاب کرنے آئے تو فرط جذبات سے رو پڑے اور خطاب مکمل نہ کر سکے۔
उन्होंने पुलिस हुक्काम और साथियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने बेलौस खिदमत सर अंजाम दी हैं और इन्हें उन पर फख्र है। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल ने 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से 3 रोज़ा तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। कायम मुकाम कौंसलर जनरल शोएब मंसूर कहते हैं लोगों को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बनना चाहिए। हमारे नुमाइंदे असगर मिर्जा से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल भी हर साल की तरह हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं फ्रैंकफर्ट में भी, जैसा कि पूरी दुनिया में तमाम सफारती मिशन और बिलखसूस पाकिस्तान में इस दिन को मनाया जाता है। हम भी मनाएंगे और ज़ोर व शोर तरीके से मनाएंगे। हमारा बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत एक इंसान, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की इस मुश्किल मदद में साथ दें। स्पेशली 5 अगस्त के बाद से जो जुल्म व इस्तिबदाद निहत्ते कश्मीरी बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें कम अज़ कम उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जो उनसे इंसानी बुनियादी हकूक़ उनसे छीने जा चुके हैं, उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इंडियन फोर्सेस जो वहाँ पे लोगों का कत्लेआम शुरू किया वैसे बंद करवाने के लिए हमें आवाज़ करनी चाहिए। इस सिलसिला में 5 फरवरी को कौंसलेट में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें तमाम हल्का फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शिरकत करेंगे। आप सब लोग, आप स्टूडेंट हैं, बिज़नेसमैन हैं, या जिस भी तबके से या जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आएँ कश्मीर के लिए कम से कम एक कैंडल जलाएं, ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और कश्मीरियों को उनका हक़, हर इंसानी बुनियादी हक़ दिलवा के रहेंगे। मैं आखिर में फिर से आपसे मैं इस बात को रिपीट करता चलूँ, 5 फरवरी को शाम को 5 बजे पाकिस्तान कौंसलेट फ्रैंकफर्ट में आप सब लोग आएँ और अपने कश्मीरी भाइयों का साथ दें। शुक्रिया। सऊदी अरब में एएस क्रिकेट अकेडमी की जानिब से तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें 3 मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों और टीमों को इनामात से नवाजा गया। उमर अली की ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में एएस क्रिकेट अकेडमी की जानिब से तकसीम इनामात की तकरीब में 3 मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के बेहतरीन खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। क्रिकेट अकेडमी के सदर आसिफ शेख ने कहा वो गुज़श्ता कई सालों से बच्चों और नौजवानों को क्रिकेट सिखा रहे हैं और जिस तरह सऊदी अरब में क्रिकेट खेली जा रही है, इससे इस खेल का मुस्तकबिल रोशन है। मेरी टीम जो है वो इस बारे में डेफिनेटली सोचेगी कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह के मैचेस में ये लोग काफ़ी लेट आते हैं और 2-2 ओवर कट जाते हैं, फिर हम लोग जो है वो सेमीफाइनल फाइनल से बाहर हो जाते हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने के वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख ने कहा जिस तरह अमारात में क्रिकेट खेली जाती है, वैसे ही सऊदी अरब को भी चाहिए कि यहाँ इंटरनेशनल मयार के स्टेडियम तामीर करे ताकि एशियाई खिलाड़ियों को अच्छी क्रिकेट देखने और खेलने को मिल सके। More than 3 million people from India, more than 1.5 million from Bangladesh, more than 2.5 million from Pakistan। तो इनके लिए क्रिकेट देखने के लिए क्राउड की कोई कमी नहीं है। तो अगर ये आइडिया इनको आ जाए तो एक ऑफिशियल प्रमोशन आ जाएगा। आपकी 40 सालों की जो मेहनत मुख्तलिफ ग्राउंड से गुजरी है, जिन पे खेलने के बाद 4 दिन ब्रूजेस आते हैं, तो टीके लगवाने पड़ते हैं, तो इतने टफ गेम्स के बाद मेरा ख्याल है कि हम अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं कि इनको ये राह दिखाएं और उसमें एम्बेसी आपके साथ है इंशाल्लाह। तकरीब में खिलाड़ियों में क्रिकेट किट्स भी तकसीम की गईं, जबकि मकामी गुलकार सलीम रफीक ने मेरी नगमे गाकर खूब रंग जमाया, जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।